हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। रुक करते हैं फटाफट खबरों का। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टी बूथों पर ईवीएम मशीन के साथ रवाना हो गई। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक ने जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्यामलाल पूनिया ने बताया कि बीट्स कॉलेज में 33 बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर सेक्टर मजिस्ट्रेट और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की पोलिंग पार्टी की फाइनल रिहर्सल करवाई गई। डीसीपी के साथ पोलिंग पार्टियों को अपनी ईवीएम और अन्य संबंधित किट प्रकार से टेबल और कैसे प्राप्त होगी और किट में क्या क्या सामान होगा, इस बारे में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी भूमिका निभाने वाले प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का बहुत बड़ा दायित्व है। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया को बिना बाधा के सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिना किसी दबाव के मतदाताओं का मताधिकार सहज भाव से करवाया जाएगा, ताकि प्रत्येक मतदाता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 33 बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के इस महायज्ञ को पूरा करने के लिए 59 गांव में 280 पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग पार्टियों द्वारा कुल 1,80,529 मतदाताओं के मताधिकार का प्रयोग करवाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस महायज्ञ में 1,344 कर्मचारियों को आज रिहर्सल के दौरान पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस मौके पर रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम गोहाना ने बताया कि इस फाइनल रिहर्सल में 84 कर्मचारी अनुपस्थित रहे। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला किया, जिसके बाद आज छात्र स्कूल जाते नजर आए। बहादुरगढ़ में स्कूलों में कोविड-19 के तहत जारी जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। क्लास में एक छात्र एक बेंच पर ही बैठेगा, वहीं एक क्लास में केवल 20 छात्रों को ही बैठने की अनुमति दी गई। वहीं अभिभावकों की अनुमति के बाद ही छात्र स्कूल पहुंच रहे हैं। उकलाना में भी छात्र स्कूल जाते नजर आए। इस दौरान स्कूल के गेट पर बच्चों की थर्मल स्कैनिंग के साथ एंट्री कराई गई, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। स्कूल प्रशासन ने बताया कि उनके पास 5,000 रुपए की राशि सैनिटाइजर और मास्क के लिए सरकार की ओर से मिली है, जिसका प्रयोग करते हुए स्कूल में क्लासों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। वहीं बच्चों के सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। झज्जर में भी नियमों के साथ स्कूल खोले गए। स्कूल प्रबंधक की ओर से सभी को मेन गेट पर टेम्परेचर चेक करने के बाद ही सभी को अंदर जाने की अनुमति दी गई। स्कूल के चेयरमैन ने बताया कि हमने पूरे स्कूल को कल ही सैनिटाइज करा दिया था और सभी माता पिता की अनुमति के बाद बच्चों को क्लास में बैठने दिया गया। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बच्चे क्लास में बैठे। टीचरों ने बताया कि कोरोना के कारण हमने 30% सिलेबस कम कर दिया। हम बच्चों को बेहतर पढ़ाई मुहैया कराने हैं और बच्चे भी अपने स्कूल में आकर बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। कैथल में सरकारी स्कूल गाइडलाइन के साथ खुले। एक स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। वहीं क्लास में जिस बच्चे की 2 बेंच है वो उस सीट पर हर दिन बैठेगा। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि बच्चों के हाथों को सैनिटाइज करने के बाद उनका टेम्परेचर चेक करने के बाद ही उन्हें स्कूल में एंट्री दी गई। स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था को भी बदल दिया गया। अब पीने के पानी के लिए हर बच्चे को बीच 10 फीट का डिस्टेंस होना जरूरी होगा। एक बच्चा ही एक समय पर पानी पीने के लिए क्लास से बाहर जाएगा। सिरसा में भी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगाई गई। ये कक्षाएं 3 घंटे के लिए लगाई गई थी। पहले दिन काफी अहम संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे। जो छात्र स्कूल में आए थे उनके लिए मास्क पहनकर आना अनिवार्य किया गया था। स्कूल में प्रवेश करते ही बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की गई, साथ ही हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद ही स्कूल में प्रवेश दिया गया। कक्षाओं में भी एक बेंच पर एक बच्चे को बैठाया गया। आज से स्कूल में रेगुलर कक्षाएं शुरू की गई। कोरोना संक्रमण का फैलाव ना हो, इसके लिए स्कूल के पूरे स्टाफ को भी कोरोना टेस्ट करवाया गया।
भिवानी में भी 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल आज खुले। इस दौरान छात्र भी सरकार के इस फैसले से खुश नजर आए। भिवानी के राजकीय स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार ने बताया कि सरकार की गाइडलाइंस पर स्कूलों में पूरी व्यवस्था की गई। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अध्यापकों को अलग अलग विषयों की कक्षा की टाइमिंग को भी कम किया गया। फरीदाबाद के सेक्टर 23 में एक निजी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर पढ़ाई करते नजर आए। स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि जहां बच्चे पहले को फुल टाइम पढ़ाया जाता था, वहीं अब बच्चों को हाफ टाइम पढ़ाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। स्कूल में मौजूद टीचरों का कहना है कि स्कूल में आने के दौरान यदि किसी बच्चे का टेम्परेचर ज्यादा पाया गया तो उसे स्कूल में एंट्री करने की अनुमति नहीं होगी, उसे घर भेज दिया जाएगा। वहीं स्कूल के टीचर्स ने बताया कि वह भी चाहते हैं कि बच्चे स्कूल आएं। फतेहाबाद में स्कूल खुलने के साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। वहीं फतेहाबाद के जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों को स्वस्थ व्यक्ति गाइडलाइन का पूरा पालन करने के आदेश दिए गए और विभाग खुद जाकर स्कूलों का जायजा ले रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित सुपर 100 परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों को शिक्षा विभाग मुफ्त कोचिंग देगा ताकि वे IIT में जा सके। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने चीन और पाक सीमा पर चल रही तनातनी पर बयान दिया। वहीं बरौदा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जेपी दलाल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चीन और पाकिस्तान पर बोलते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। जेपी दलाल ने कहा कि अब हमारा देश 1962 वाला नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब चीन पाकिस्तान के सिर उठाने की हिम्मत नहीं रही। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस अब कभी सत्ता में नहीं आएगी। वहीं उन्होंने तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी द्वारा नहरी पानी की कटौती करने के आरोप का पलटवार किया। जेपी दलाल ने कहा कि किरण चौधरी को जमीन या पानी की कोई जानकारी नहीं, वो केवल 6 महीने में एक बार फोटो खिंचवाने आती हैं। साथ ही जेपी दलाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ दिन पहले तो तोशाम के लोग तो अपने विधायक के गायब होने की बात करने लगे थे। कृषि कानूनों को लेकर किए जा रहे कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन पर पलटवार करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए आंदोलन कर रही है। उन्होंने कहा कि अब लोग समझ चुके हैं कांग्रेस ने 60 सालों में विकास के मामले में देश को पीछे धकेला है। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 1670 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 529 और फरीदाबाद में 296 नए केस दर्ज किए गए। हिसार में कोरोना के 192 नए केस दर्ज किए गए। वहीं सोनीपत में 88 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटों में 6 मरीजों की मौत हुई। हरियाणा में कुल 1,68,880 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक कुल 1,54,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और फिलहाल यह वक्त फंसा कर 9-2-11 हो गया। परिवार ने 11 अक्टूबर को खोल थाना में मामला तो जरूर दर्ज कराया, लेकिन 21 दिन बीतने के बावजूद पुलिस युवक और युवती को ढूंढने में नाकाम साबित हुई। हालांकि परिवार का दावा है कि उन्होंने दोनों को ढूंढने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस अभी तक नाकाम साबित रही है। उधर नाबालिग युवती की मां ने बताया कि आरोपी युवक उनके घर जेसीबी मशीन पर बतौर ऑपरेटर कार्यरत था। ऐसे में उनके घर आना जाना लगा रहता था, लेकिन 10 अक्टूबर को दोनों घर से गायब हो गए। युवती की मां ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी असंतुष्टता जाहिर की। गौरतलब है कि पीड़ित परिवार सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से भी गुहार लगा चुका है। रादौर के एक परिवार ने बेटी के जन्म पर ढोल की थाप पर खुशी मनाकर कुआं पूजन किया, जिसमें परिवार के सगे संबंधियों को भी आमंत्रित किया गया। नवजन्मी बेटी के पिता शक्ति ने बताया कि आज बेटियां भी बेटों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं, इसलिए हमें बेटियों को भी बेटों के बराबर सम्मान देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आज का ये कार्यक्रम न केवल उनकी बेटी को बल्कि उन सभी बेटियों को समर्पित है जो आज अपने माता पिता, अपने इलाके और अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। बहादुरगढ़ में बंद पड़ी एक खाली फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। महिला का शव फैक्ट्री में एक झुके हुए पेड़ से घुटनों के बल मिला था। सुबह के समय फैक्ट्री के बाहर से गुजरने वाले लोगों ने पेड़ पर महिला का शव लटका हुआ देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर महिला की पहचान में जुट गई। वहीं आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद भी महिला के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला। सिटी थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि महिला का शव पेड़ पर कपड़े से बंधा हुआ था। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में आत्महत्या का मामला लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर महिला की शिनाख्त की कोशिश की। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर महिला की जांच में जुट गई है। जुलाना में एक ट्रॉले और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। इस दौरान बाइक सवार शख्स की ट्रॉले के नीचे आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मकड़ौली निवासी व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल उचाना के गांव जा रहा था। जब वह जुलाना से जींद की तरफ निकला तो उसकी बाइक सड़क में बने गड्ढे के कारण सामने से आ रहे ट्रॉले में टकरा गई। इस दौरान उसकी मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जींद अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतक के भतीजे की शिकायत पर ट्रॉला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। जींद में एक महिला को दो अज्ञात युवक गोली मारकर फरार हो गए। अज्ञात युवकों ने महिला के घर में घुसकर उस पर फायरिंग की। फिलहाल गोली मारने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका। घायल महिला को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रतिया पुलिस ने नकली सोना देकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी आरोपी रतिया इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने सिरसा निवासी सुरेंद्र सिंह की शिकायत पर सभी ठगों को मामला उन पर दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10,000 नकदी और एक कार भी बरामद की। डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि सिरसा निवासी सुरेंद्र सिंह ने उन्हें इस मामले में शिकायत दी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। पंचकुला पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने अगवा हुई 3 बच्चियों का रेस्क्यू किया। साथ ही पुलिस ने महिला अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। करनाल के जिला सचिवालय में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला अपने परिवार के किसी विवाद को लेकर पुलिस कप्तान से मिलने पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। आनन फानन में महिला को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। महिला जिला सचिवालय अपने बच्चों के साथ पहुंची थी। बताया जा रहा है कि महिला को जमीनी विवाद के चलते कई लोग परेशान कर रहे थे, जिसके बाद महिला ने कदम उठाया। फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। बल्लभगढ़ के निकिता हत्याकांड से गुस्साए लोगों ने रविवार को निकिता को न्याय दिलाने और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। एक महापंचायत का आयोजन इस दौरान किया गया। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। महापंचायत खत्म होते ही भीड़ नेशनल हाईवे नंबर 19 पर पहुंच गई और नेशनल हाईवे नंबर 19 को जाम कर दिया। देखते ही देखते उग्र भीड़ ने आगजनी कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भीड़ में से ही कुछ उपद्रवी तत्वों ने आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें बल प्रयोग कर रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ पुलिस के काबू होते नजर नहीं आई, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान जहां पुलिस ने कुछ उपद्रवियों पर लाठी भाजी तो पुलिसकर्मी उग्र भीड़ पर पथराव भी करते नजर आए। नारनौल में शराब ठेकेदारों की मनमानी लगातार जारी है। हरियाणा बॉर्डर पर लगने वाले शराब के ठेके नियमों को ताक पर रखकर पूरी रात खुल रहे हैं। आलम यह है कि इन लोगों को प्रशासन का भी डर नहीं। जब सेल्समैन से इस बारे में पूछा गया तो उसने साफ कहा कि प्रशासन से किसी तरह का कोई मतलब नहीं, जो ठेकेदार कहेगा वही वो लोग करेंगे।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।